नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, आप सभी को याद होगा 10 जून की सुबह नेपाल के सुदूर पश्चिम में स्थित दार्चुला जिले के लोगों ने अचानक आसमान में एक भारतीय हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ देखा। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरे नेपाल में फैल गई थी। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे थे कि क्या भारत ने नेपाल का सीमा उल्लंघन किया है? क्या भारतीय सेना किसी गुप्त मिशन पर थी? क्या यह भारत नेपाल संबंध में किसी नए विवाद की शुरुआत है? राजनीतिक दलों ने सरकार से जवाब मांगा, मीडिया में बहस शुरू हो गई थी और एक बार फिर भारत नेपाल सीमा, काला पानी और संप्रभुता का मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ गया था। लेकिन करीब 3 सप्ताह बाद नेपाल के संसद में विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने पहली बार इस पूरे घटनाक्रम पर आधिकारिक बयान दिया है। उन्होंने बताया कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, भारतीय हेलीकॉप्टर नेपाल की सीमा में क्यों आया था, क्या भारत ने पहले से इसकी जानकारी दी थी और क्या वास्तव में यह कोई सुरक्षा या सैन्य अभियान था। विदेश मंत्री का जवाब कई लोगों के उम्मीदों से बिल्कुल भी अलग था। तो आखिर सच क्या है? क्या यह सिर्फ खराब मौसम की वजह से हुई एक आकस्मिक घटना थी या फिर इसके पीछे भारत नेपाल सीमा प्रबंधन और दोनों देशों के भरोसे से जुड़ा हुआ कोई बड़ा संदेश छिपा था? आज के इस वीडियो में हम पूरे घटनाक्रम को टाइम लाइन के साथ देखेंगे, सरकार का आधिकारिक बयान क्या है वो भी जानेंगे, भारत की प्रतिक्रिया क्या रही ये भी देखेंगे और अंत में समझेंगे कि इस घटना का भारत नेपाल संबंधों, सीमा प्रबंधन और भविष्य की कूटनीति पर क्या असर पड़ सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और आज का टॉपिक है भारत नेपाल में भारतीय हेलीकॉप्टर सच क्या है, 10 जून 2026 की पूरी कहानी क्या है। साथियों, आपको याद होगा कि इस टॉपिक पर मैंने उसी दिन वीडियो भी कवर किया था। आप लोग में से काफी सारे व्यूअर्स ने इसको देखा भी था। उस दिन मैंने टॉपिक रखा था नेपाल में घुसा आईटीबीपी का हेलीकॉप्टर और ये आप लोग ने देखकर अपना जो भी प्यार दिया। अब आज का जो टॉपिक है, काठमांडू पोस्ट ने इसे कवर किया है, न्यूज है, एडवर्स वेदर फोर्स इंडियन हेलीकॉप्टर इनटू नेपाली एयर स्पेस से फॉरेन मिनिस्टर शिशिर खनाल। The aircraft reportedly carrying India's ITBP Director General entered Darchula district without prior clearance but showed no malicious intent, the government said. तो चलिए यहीं से अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, अब सबसे पहले समझते हैं कि उस दिन वास्तव में हुआ क्या था। साथियों, तारीख थी 10 जून 2026। नेपाल के सुदूर पश्चिम में स्थित दार्चुला जिले के व्यास क्षेत्र के ऊपर भारतीय हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ देखा गया। स्थानीय लोगों ने इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए, जिसके बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया। रिपोर्ट के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर भी मौजूद थे। बताया गया कि हेलीकॉप्टर भारत के काला पानी सेक्टर की ओर जा रहा था, जहां आईटीबीपी के अग्रिम चौकियों का निरीक्षण प्रस्तावित था। लेकिन उड़ान के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। हिमालय क्षेत्र में घने बादल, तेज हवाएं और बेहद कम दृश्यता के कारण हेलीकॉप्टर कुछ समय के लिए नेपाल की सीमा के भीतर दार्चुला क्षेत्र के ऊपर दिखाई दिया और यहीं से पूरा का पूरा विवाद जो है वो शुरू हुआ। नेपाल के कुछ राजनीतिक दलों और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाए कि यदि हेलीकॉप्टर नेपाल के हवाई क्षेत्र में आया था तो क्या इसके लिए पहले से नेपाल सरकार से अनुमति ली गई थी? क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में किसी भी विदेशी सरकारी या सैन्य हेलीकॉप्टर के लिए दूसरे देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश से पहले आवश्यक कूटनीतिक प्रक्रिया पूरी की जाती है और इस मुद्दे ने नेपाल की संसद से लेकर मीडिया तक बहस को जन्म दे दिया। घटना के लगभग 3 सप्ताह के बाद अगर हम बात करें तो फिर से ये मामला जो है वो सुर्खियों में आया। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये मैप है, इस मैप में आप बड़े ध्यान से देखिए। ये आपको जो है वो दार्चुला का क्षेत्र देखने को मिल रहा है। ये बॉर्डर है और ये बॉर्डर को ये इंडिया दिख रहा है और बॉर्डर के इधर नेपाल का क्षेत्र है। ये दार्चुला क्षेत्र है जहां ये घटना घटित थी और घटना के लगभग 3 सप्ताह के बाद नेपाल सरकार ने पहली बार संसद में आधिकारिक रूप से अपना पक्ष रखा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने इस पूरे मामले पर एक विस्तृत बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच और दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत के आधार पर घटना का मुख्य कारण यह बताया गया कि मौसम काफी खराब था, दृश्यता काफी कम थी और हिमालय क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां भी एक बहुत बड़ा कारण थे। विदेश मंत्री ने संसद में स्पष्ट कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रमाण या संकेत नहीं मिला है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि भारत ने जानबूझकर नेपाल की वायु सीमा का उल्लंघन किया। उन्होंने यह भी बताया कि घटना के तुरंत बाद नेपाल और भारत के संबंधित अधिकारी लगातार संपर्क में हैं। दोनों पक्षों के बीच संवाद हुआ, उपलब्ध तथ्यों का आदान प्रदान किया गया और स्थिति को कूटनीतिक स्तर पर संभाला गया। यानी नेपाल सरकार ने इस घटना को किसी सैन्य घुसपैठ, आक्रामक कार्रवाई या जानबूझकर की गई उकसावे वाली घटना के रूप में नहीं देखा।
यह बयान इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यदि सरकार इसे जानबूझकर किया गया सीमा उल्लंघन मानती तो दोनों देशों के संबंधों में अनावश्यक तनाव फिर से पैदा हो सकता। इसके बजाय नेपाल सरकार ने तथ्यों, तकनीकी परिस्थितियों और दोनों देशों के बीच संवाद को प्राथमिकता दी और यही कारण है कि इस पूरे मामले ने एक संभावित सीमा विवाद का रूप लेने के बजाय कूटनीतिक बातचीत के माध्यम से समाधान की दिशा पकड़ ले। अब सवाल यह उठता है कि जब नेपाल के विदेश मंत्री संसद में इस घटना पर विस्तार से बोल चुके हैं, तब भारत की ओर से अब तक कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान क्यों नहीं आया? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हर घटनाक्रम पर सरकारें हमेशा सार्वजनिक बयान जारी करती हैं और ऐसा आवश्यक नहीं है। विशेषज्ञ रूप से भारत और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के बीच जहां सीमा प्रबंधन के लिए पहले से स्थापित समन्वय तंत्र मौजूद है, कई मामलों का समाधान अधिकारियों के बीच सीधे संवाद के माध्यम से जो है वो कर लिया जाता है। अब तक भारत सरकार या विदेश मंत्रालय की ओर से इस घटना पर कोई विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है, लेकिन नेपाल सरकार ने संसद में स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना के बाद दोनों देशों के संबंधित अधिकारी लगातार संपर्क में रहे हैं, आवश्यक जानकारी साझा की गई है, यानी कूटनीतिक संवाद बंद नहीं हुआ है बल्कि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार चलता रहा है। सीमा क्षेत्रों में विशेषकर हिमालयी इलाकों में मौसम अचानक बदल जाना कोई असामान्य बात नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में यदि किसी विमान या हेलीकॉप्टर को सुरक्षा कारणों से अपना मार्ग बदलना पड़ता है, तो बाद में दोनों देशों के सैन्य और सीमा एजेंसियां उपलब्ध तकनीकी जानकारी, उड़ान का रिकॉर्ड और स्थानीय रिपोर्ट का जो है वो आदान प्रदान करती है और यही कारण है कि इस घटना को फिलहाल किसी बड़े कूटनीतिक संकट, सैन्य टकराव और जानबूझकर की गई कार्यवाही के रूप में नहीं देखा गया। साथियों, हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में उड़ान संचालन के दौरान दोनों देशों के बीच बेहतर समन्वय, त्वरित सूचना साझा करने की व्यवस्था और पारदर्शी संचार पहले से अधिक आवश्यक हो गया है, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा, सांस्कृतिक जुड़ाव, आर्थिक सहयोग और सुरक्षा साझेदारी भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसे मामलों में तनाव बढ़ाने के बजाय संवाद बनाए रखना ही दोनों देशों के हित में माना जाता है। साथियों, जिस क्षेत्र में पूरी घटना हुई थी, यह घटना काला पानी के आसपास का क्षेत्र था। जब घटना काला पानी के आसपास का क्षेत्र है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं विवाद हमें देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं पूरी घटना के उस महत्वपूर्ण पहलू पर कि काला पानी क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है। साथियों, सवाल यह है कि आखिर यह घटना काला पानी के क्षेत्र के आसपास ही क्यों चर्चा में आई। इसके पीछे केवल एक हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि लगभग 200 वर्षों का इतिहास जो है जुड़ा है। काला पानी भारत, नेपाल और चीन के निकट स्थित एक अत्यंत संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र है। इसी इलाके के आसपास लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी का जो विवाद है वो लंबे समय से दोनों देशों के बीच में रहा है। यह विवाद केवल जमीन का नहीं बल्कि इतिहास, संधियों, नक्शों और सामरिक महत्व के राष्ट्रीय संप्रभुता का जो है वह विषय देखने को मिलता है। नेपाल का कहना है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार महाकाली या काली नदी नेपाल की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है। नेपाल का दावा है कि इस नदी का वास्तविक उद्गम लिम्पियाधुरा के क्षेत्र में होता है। यदि यह व्याख्या के आधार पर माना जाए तो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी का क्षेत्र नेपाल का हिस्सा बनता है और इसी आधार पर नेपाल ने 2020 में अपना नया आधिकारिक राजनीतिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें इन 3 क्षेत्रों को नेपाल के मानचित्र में शामिल किया गया था। लेकिन दूसरा पक्ष आपको भारत को समझना जरूरी है। भारत का कहना है कि सीमा निर्धारण के लिए जिस काली नदी का उल्लेख किया गया है, सुगौली की संधि में उसके बारे में बात की गई है, उसका उद्गम लिम्पियाधुरा नहीं बल्कि काला पानी के निकट स्थित क्षेत्र में माना जाता है। भारत कई दशकों से इस पूरे क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण संभाल रहा है। यहाँ भारतीय सुरक्षा बल तैनात हैं। क्षेत्र का उपयोग सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से लिपुलेख दर्रा भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि यह मार्ग कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रमुख रास्तों में से एक है और चीन कि तिब्बत क्षेत्र तक पहुंचने वाला एक महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु भी है। और यही कारण है कि जब भी इस क्षेत्र के आसपास कोई छोटी सी घटना भी होती है, चाहे वो किसी हेलीकॉप्टर की उड़ान हो, चाहे सीमा से जुड़ा हुआ कोई गतिविधि, वह तुरंत राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चा का विषय बन जाता है। इसलिए 10 जून की घटना को केवल एक उड़ान की घटना के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसकी संवेदनशील भौगोलिक पृष्ठभूमि ने इसे और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। अब इस पूरे मामले में दूसरा महत्वपूर्ण भी हमें समझना जरूरी है। संसद में हेलीकॉप्टर घटना का जवाब देते हुए नेपाल के विदेश मंत्री ने केवल मौसम की बात नहीं की, बल्कि भारत नेपाल सीमा विवाद पर सरकार का आधिकारिक रुख भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख जैसे संवेदनशील क्षेत्रों का अंतिम तकनीकी सीमांकन अभी तक
जो है वह पूरी तरह से नहीं हुआ है। यानी दोनों देशों के बीच सीमा से जुड़े कुछ मुद्दे अभी भी औपचारिक रूप से लंबित हैं। नेपाल का आधिकारिक दावा है कि ऐतिहासिक दस्तावेज, पुराने नक्शों और 1816 की सुगौली संधि के आधार पर यह क्षेत्र नेपाल के हिस्से है। सरकार ने संसद को दोहराया है कि वो अपने दावे पे कायम है, लेकिन इसके साथ ही विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि नेपाल इस विवाद का समाधान किसी टकराव या एक तरफा कदम से नहीं, बल्कि कूटनीतिक बातचीत या स्थापित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सीमा से जुड़े मामले पर बातचीत के लिए पहले से कई संयुक्त संस्थागत तंत्र मौजूद है, जिसे हम बाउंड्री वर्किंग ग्रुप और द्विपक्षीय समितियां के नाम से जानते हैं, जो समय समय पर बैठक करती रहती हैं। इन मंचों पर उद्देश्य सीमा से जुड़े तकनीकी मुद्दे पर चर्चा करना, तथ्यों का आदान प्रदान करना और जहां संभव हो आपसी सहमति के आधार पर समाधान तलाशना जो है वो काम है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी की सारी बातें जो है वो समझ में आ रही होगी। साथियों, अगर हम यहां बात कर रहे हैं, अगर हम विशेषज्ञों के अनुसार बाउंड्री वर्किंग ग्रुप जो मुख्य रूप से अधिकांश सीमा क्षेत्र के सीमा स्तंभों के रखरखाव तकनीकी कार्यों पर काम करती है, जबकि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील विवाद उच्च स्तरीय कूटनीतिक और राजनीतिक वार्ताओं का विषय बन चुके हैं। यानी विदेश मंत्री का संदेश साफ था कि नेपाल अपने दावे से पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन वह इस संवेदनशील मुद्दे पर समाधान, बातचीत, आपसी सम्मान और शांतिपूर्ण कूटनीति के माध्यम से करना चाहता है। साथियों, एक बात आपको और भी ध्यान रखना है, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा के अलावा भारत और नेपाल के बीच में एक और विवादित क्षेत्र देखने को मिलता है, जो कि गंडक नदी के पास है, जिसको कि हम सुस्ता का सीमा क्षेत्र कहते हैं। भारत और नेपाल में स्वच्छता नदी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका भी उल्लेख नेपाल के विदेश मंत्री ने संसद में किया। अक्सर जब भारत नेपाल सीमा विवाद की बात करते हैं तो पूरा का पूरा ध्यान जो है वो काला पानी पर चला जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वच्छता भी दोनों देशों के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय बना रहा है। विदेश मंत्री ने संसद को बताया कि हाल ही में स्वच्छता क्षेत्र में नेपाल की आर्म पुलिस फोर्स और भारत की एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया, और इस निरीक्षण का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सीमा से जुड़े व्यवहारिक मुद्दे का समाधान निकालना था। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 1 किलोमीटर लंबे तटबंध के निर्माण को लेकर भारत की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। हालांकि एक 132 मीटर के अतिरिक्त हिस्से को लेकर दोनों देशों के बीच कुछ तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दे शेष हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस हिस्से पर दोनों पक्ष आपसी बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढने पर सहमत भी हुए हैं। यानी यह मामला किसी टकराव का नहीं, बल्कि निरंतर संवाद का विषय है। साथियों, यह उदाहरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत और नेपाल केवल उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ताओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि सीमा पर तैनात स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां भी नियमित समन्वय बनाए रखती हैं। सीमा का संयुक्त निरीक्षण करना, स्थानीय अधिकारियों के बीच लगातार संपर्क बनाए रखना, छोटे छोटे विवादों को बातचीत से सुलझाने की प्रक्रिया, और यही व्यवस्था है जो दोनों देशों के बीच विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए स्वच्छता का उदाहरण यह संकेत देता है कि जहां कुछ सीमा विवाद अब भी लंबित है, वहीं कई व्यवहारिक मुद्दों पर भारत और नेपाल सहयोग और संवाद के रास्ते जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यह कहानी केवल 1816, 1950 और 1962 तक जो है साथियों सीमित नहीं है। तिब्बत और 1962 वार के बाद बहुत कुछ हमें बदलता हुआ दिखा। आपके स्क्रीन पर साथियों मैप है, ये लिम्पियाधुरा पास देखने को मिल रहा है, ये काला पानी है, ये लिपू लेखा और ये टिंकर का जगह है। ये एरिया अगर हम बात करें तो ये इंडो नेपाल बॉर्डर अंटिल न्यू मैप पब्लिश्ड, ये विवादित क्षेत्र जो है वो कहा जाता है। इंडिया जो है ये कहता है पूरा क्षेत्र हमारा है, नेपाल कहता है ये क्षेत्र हमारा है। इंडिया कहता है कि भैया काला पानी जो है वो काली नदी का उद्गम है, इसके लिए इसका पूरब का भाग नेपाल का है। भारत कहता है कि भाई नेपाल कहता है कि भाई लिम्पियाधुरा ही जो है यहां से आपका काली नदी निकली है, तो इसका मतलब है कि इधर का जो क्षेत्र है वो आपका नेपाल का है। तो कुल मिलाकर ये विवाद जो है वो भारत नेपाल के सीमा को लेकर और नदी के उद्गम को लेकर देखने को मिलता है। लेकिन फिर हम यही कह रहे हैं कि ये केवल 1816 की सुगौली संधि, 1950 का जो भारत नेपाल के बीच में जो समझौता हुआ, ट्रीटी हुआ है, और 1962 से जो भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ है, वहां तक सीमित नहीं है। यह घटनाओं के बीच कई ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ आए हैं जिन्होंने आज के सीमा विवाद को आकार दिया। सबसे पहले हम लोग 1860 में पहुंचते हैं। साथियों, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान नेपाल के ब्रिटिश शासन का साथ दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने नेपाल के बांके, बर्दिया, कैलाली और कंचनपुर के जो क्षेत्र है वो वापस नेपाल को कर दिए, जिन्हें आज वहां नया मुलुक कहा जाता है। हालांकि इन क्षेत्रों की वापसी के बाद भी काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा का प्रश्न पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया।
यानी सीमा की अलग अलग व्याख्याएं आगे भी बनी रही। इसके बाद 1950 के दशक में हिमालय की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और इसके साथ ही भारत, नेपाल और चीन के त्रिकोणीय सीमा क्षेत्र का सामरिक महत्व जो है वो पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गया। और यही वो पृष्ठभूमि थी जिसके आगे चलकर 1962 के भारतीय चीनी युद्ध और पूरे हिमालय क्षेत्र के ढांचा को प्रभावित किया। फिर मामला आता है 1961 का। 1961 में नेपाल ने चीन के साथ सीमा संधि पर हस्ताक्षर किए। बाद के वर्षों में दोनों देशों के बीच सीमा पर का औपचारिक सीमांकन पूरा हुआ, यानी नेपाल और चीन के बीच अधिकांश सीमा विवाद सुलझ गए। लेकिन भारत और नेपाल के बीच पश्चिमी सीमा का जो कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा विवाद था, अब भी लंबित था। अब आते हैं 2015 पे। भारत और चीन ने लिपुलेख दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने इस आपत्ति दर्ज कराई। नेपाल का कहना था कि जिस क्षेत्र पर उसका दावा है उससे जुड़े किसी भी द्विपक्षीय समझौते से पहले नेपाल से परामर्श किया जाना चाहिए था। उसके बाद आया 2020। भारत ने जो है वह उत्तराखंड के, अगर हम बात करें तो धारचूला से लिपुलेख दर्रे तक बनने वाली सामरिक सड़क का जो है वो उद्घाटन किया। भारत इसे कैलाश मानसरोवर यात्रा या सीमावर्ती क्षेत्रों तक बेहतर संपर्क के लिए महत्वपूर्ण परियोजना बताया। लेकिन नेपाल ने इस सड़क का विरोध किया और कहा कि वह क्षेत्र से होकर गुजरती हुई जिस पर वो नेपाल जो है वो क्या कर रहा है, अपना दावा कर रहा है। नेपाल कहता है कि जहां से सड़क बन रही है वो हमारा क्षेत्र है। और इसी पृष्ठभूमि में नेपाल ने अपना एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें उसने लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा दिखाया। इसके बाद नेपाल की संसद ने संविधान की अनुसूची 3, जो कि राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़ा हुआ है, में संशोधन करके एक नया मानचित्र को आधिकारिक मान्यता दे दी। और यहीं से सीमा विवाद केवल नक्शों तक सीमित न रहकर दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक बहस में शामिल हो गया। और यही कारण है कि 10 जून 2026 को हेलीकॉप्टर की घटना केवल एक मौसम संबंधी घटना के रूप में नहीं बल्कि लगभग 2 सदियों पुराने इस सीमा विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले वर्षों में भारत और नेपाल इस लंबे समय से चल रहे विवाद को कोई स्थायी या शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ पाएंगे? तो साथियों, अगर हम 1816 की सुगौली संधि से लेकर अभी तक की बात करें तो 1816 की सुगौली संधि से अभी तक अगर हम बात कर रहे हैं 2026 जो है कि सुगौली से संवाद, समाधान और सहयोग की बातें हो रही हैं। सुगौली से लेकर 2026 के हेलीकॉप्टर घटना तक की अगर हम पूरी यात्रा को देखें तो एक बात आपको स्पष्ट दिखाई देती है। यह विवाद केवल कुछ किलोमीटर जमीन का नहीं है। इसके पीछे इतिहास, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति सभी एक साथ जुड़े हैं। भारत का कहना है कि यह क्षेत्र उसकी सामरिक सुरक्षा और हिमालय सीमा प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं नेपाल का कहना है कि ऐतिहासिक दस्तावेज, पुराने नक्शे और सुगौली संधि के आधार पर इन क्षेत्रों पर उसका वैध दावा है। दोनों देशों के अपने अपने आधिकारिक दृष्टिकोण है। लेकिन इस पूरे घटना का सबसे सकारात्मक पक्ष ये रहा है कि 10 जून 2026 की हेलीकॉप्टर घटना को दोनों देशों ने टकराव में बदलने के बजाय संवाद के माध्यम से संभालने की कोशिश की है। नेपाल के विदेश मंत्री संसद में जब स्पष्ट रूप से सरकार के पक्ष रखते हुए ये बात कह रहे थे कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे ये माना जाए कि भारत ने जानबूझकर नेपाल की वायु सीमा का उल्लंघन किया है, तो उन्होंने ये भी बताया कि दोनों देशों के अधिकारी लगातार संपर्क और समन्वय में हैं। यही एक परिपक्व कूटनीति की पहचान है, क्योंकि भारत और नेपाल केवल पड़ोसी देश नहीं, दोनों देशों के बीच खुली सीमा, गहरे सांस्कृतिक संबंध, धार्मिक आस्था, आर्थिक साझेदारी और करोड़ों लोगों का पारिवारिक जुड़ाव है। और ऐसे रिश्तों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन संवाद कभी बंद नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधारा और सुस्ता जैसे लंबित सीमा विवादों का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत, ऐतिहासिक तथ्य और तकनीकी सर्वेक्षण, साथ में आपसी विश्वास के आधार पर आगे बढ़े। क्योंकि अंततः मजबूत सीमाएं केवल चौकियों से नहीं बल्कि मजबूत विश्वास और स्थायी कूटनीतिक संवाद से बनते हैं। आपका क्या राय है? आप अपने विचार बताइए कि क्या भारत और नेपाल को संवेदनशील सीमा क्षेत्र के लिए बेहतर रियल टाइम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म विकसित करना चाहिए ताकि खराब मौसम जैसी परिस्थितियों में भविष्य में ऐसी घटनाएं विवाद का कारण ना बने। अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें भेजें। और आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।